हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्टॉक टॉक से और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक चर्चा के लिए लेके आया हूं, जिसमें इस वक्त लगभग सभी रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। और स्टॉक का नाम आपने गेस कर लिया होगा, वो है एयरटेल। भाई एयरटेल, भारतीय एयरटेल के Q2 के नतीजे आ गए और स्क्रीनशॉट आपके सामने है। भाई नतीजे अच्छे हैं क्योंकि Q2 का जो रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो लॉस में भारी गिरावट देखने को मिली है और लॉस गिरकर 763 करोड़ का आ गया है और रेवेन्यू 22% से जंप कर गया है। तीन खास बातें हैं जो मैं आपको पहले ही स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। और दूसरा जो इसका आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो साहब 162 रुपये हो गया है, जबकि एक साल पहले ये मात्र 128 रुपये था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी के रिजल्ट सभी तरह से अच्छे हैं। आइए इन रिजल्ट्स की डिटेल में चर्चा करते हैं। भाई कंपनी के जो कंसोलिडेटेड नेट लॉस हैं इस क्वार्टर के हो गए हैं 763 करोड़। आपको लग रहा होगा यार ये तो लॉस, खासे लॉस है, लेकिन जरा कंपेयर करिए ना, इसी क्वार्टर में एक साल पहले जो लॉस थे वो थे 23,405 करोड़, यानी 23,405 करोड़ से लॉस गिरकर मात्र 763 करोड़ का रह गया है। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो उसमें तो 22% का इजाफा यानी इंक्रीज देखा गया है। ये एक साल पहले 21,131 करोड़ था और आज 25,785 करोड़ है, यानी रेवेन्यू में खासी बढ़त देखी गई है। और कारण यही है, कोविड के चलते लोगों का इंटरनेट यूसेज बढ़ गया, सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया और कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कंपनी के इबिटडा की। तो कंपनी का जो इबिटडा मार्जिन है वो 36% हो गया और ये 366 बेसिस पॉइंट ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है। अब आप कह रहे होंगे ये 366 बेसिस पॉइंट क्या होता है? बेटा 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। जैसे 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, इसी तरह 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। तो 366 बेसिस पॉइंट का मतलब जो इसका इबिटडा है वो 3.66% से बढ़ गया। तो अगर आप बात करते हैं इबिट की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन की, तो इसमें भी खासी बढ़त देखी गई है और ये लगभग 768 बेसिस पॉइंट्स यानी 7.68% बढ़कर 17.1% हो गया। यानी चौतरफा कंपनी के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट है। जिस एरिया में भी देखो आपको नजर आएगा इंप्रूवमेंट है। और ये जो कंपनी का जो 22% रेवेन्यू बढ़ा है, जिसके चलते जो इंडियन रेवेन्यू है वो अब 18,747 करोड़ हो गया है। और कारण जो है आपका जो आजकल 4G कस्टमर मोमेंटम है उसके चलते ये बढ़त देखने को मिली है। और मोबाइल सर्विसेज का अगर आप इंडियन रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें 26% का ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज है, यानी टोटल इंडियन रेवेन्यू तो 22% बढ़ा है, पर मोबाइल सर्विसेज जो इंडियन मोबाइल सर्विसेज का रेवेन्यू है वो साहब 26% बढ़ा है। यानी जिस एरिया में भी आप नज़र डालें आपको खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जिसको हम प्यार से आरपू कहते हैं, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो साहब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़कर 162 रुपये हो गया। मालूम है एक साल पहले ये 128 रुपये था। तो 128 रुपये पर यूज़र रेवेन्यू बढ़कर 162 हो जाए और जब यूज़र भी बढ़ जाए तो सोचिए कंपनी का कितना अच्छा फ़ायदा इसके चलते होगा। अब अगर हम बात कर दें 4G डाटा कस्टमर्स की, तो साहब वो जो हैं 152.7 मिलियन हो गए और इस क्वार्टर में 14.4 मिलियन नए कस्टमर्स ऐड हुए और डाटा यूसेज जो है पर कस्टमर जो है लगभग 16 GB पर मंथ है। तो कंपनी की पूरी कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है सभी कंपनियों की कोशिश है कि ये जो डाटा यूसेज पर यूज़र है इसको बढ़ाया जाए। 16 GB से जितना ऊपर बढ़ाया जाएगा कंपनी का मुनाफा उतना बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं एयरटेल के बिजनेस एंड होम सेगमेंट की। तो इसमें जो इंक्रीज देखने को मिला है 7.5%
और 7.3% रिस्पेक्टिवली देखने को मिला है। और डीटीएच की बात करें तो वहां लगभग 6 लाख नए कस्टमर्स, टू बी प्रिसाइज 5,49,000 नए कस्टमर इस क्वार्टर में ऐड हुए। तो ये तो मैंने भारतीय बाजारों को बताया। आइए अफ्रीकी बाजारों की बात करें। आपको पता होगा एयरटेल जो है अफ्रीका में भी ऑपरेट करता है। तो अफ्रीका के अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखा जाए तो साहब रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 20% है और इबिटडा मार्जिन 1.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस और बढ़कर हो गया है 45.3%। पर जो इबिट मार्जिन है वो है 27.9% और ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.4% बढ़ा है। तो ना केवल अपने देश में बल्कि बाहर भी एयरटेल का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा खासा रहा है। अब एयरटेल के चलते जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उसके डेट की इमेज आती है, यार डेट कंपनी के बहुत ऊपर है। उस फ्रंट पे भी कंपनी ने प्रोग्रेस की है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। डेट टू इबिटडा रेशियो अगर आप देखें ये अब 2.91 जबकि एक साल पहले ये 3.3, यानी डेट टू इबिटडा जो रेशियो है उसमें खासी इंप्रूवमेंट है। यानी कंपनी को अब डेट सर्विस करने में इतनी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, दिक्कतें कम हो रही। अभी समय लगेगा। पीछे टेलीकॉम कंपनीज का एक बैड फेज रहा, 4G के आते ही और साथ में जियो के आते ही समस्याएं बढ़ी। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कई अपनी वीडियोस में कहा है कि ओवरऑल जो है आने वाले वक्त में टेलीकॉम कंपनीज का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इस राउंड में सब कुछ अच्छा होने के बाद और इवन जो AGR ड्यूज के ऊपर गवर्नमेंट का निर्णय आया वो भी फेवरेबल था। एयरटेल ने उससे भी हैप्पी है, उसकी सारी किस्तें वो टाइम से जमा करा रहा और मैं पढ़ रहा था उसमें भी उन्होंने एक्स्ट्रा ही जमा कराया हुआ है। तो ओवरऑल एयरटेल का जो स्ट्रॉन्ग बेस है, फंडामेंटल है, मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। और मुझे लगता है चूंकि एयरटेल के साथ सब अच्छा हो रहा था, सब लोग इसमें बुलिश थे, लोगों ने एयरटेल के शेयर को खरीदा, लोगों ने इसकी पुट बेची, लोगों ने इसकी कॉल खरीदी, जिसके चलते मेरे को लगता है बाजार में बड़े ऑपरेटर्स ने सभी बुल्स को जो एयरटेल में बुलिश थे फंसा दिया। तो जिसके चलते पिछले 1-2 महीने एयरटेल के ऊपर काफ़ी भारी रहे स्टॉक एक्सचेंज में। अब मुझे लगता है आने वाले वक्त में समस्या सुधरेगी और जो लोग फंस गए हैं वो या तो लॉस बुक कर लेंगे और अगर लॉस बुक नहीं करते हैं, शेयर की डिलीवरी पकड़ लेते हैं, तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली उनका लॉस भी कवर हो सकता है। पर ये सब मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। आप अपनी रिसर्च करें, अपने जानकारों से एडवाइस लें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, क्योंकि आपको पता है ये हफ्ता एक्सपायरी का है तो काफ़ी उठापटक इस हफ्ते देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट, आपके राज दुलारे निफ्टी बैंक से। चार्ट आ गया है, आप देखिए आज निफ्टी बैंक का चार्ट। तो बाजार जो है आज सुबह तो हिला रहा था, सबको परेशान कर रहा था। कल बाजार बंद हुआ 24,075 पर, आज गैप अप ओपनिंग करी 24,228 पर और खुलते ही वो खटैक से गिरा और एक बॉटम उसने क्रिएट किया 23,924 से, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बाजार खासा गिर जाएगा, पर उसके बाद बाजार ने एक पकड़ बनाई और फिर लगातार सारा वक्त आप देखिए निफ्टी बैंक जो है बढ़ता रहा और बीच में उसने अंत के आसपास ही 24,809 24,809 का एक पीक बनाया और बाद में थोड़ा गिरकर 24,769 24,769 पर क्लोज हो गया, लगभग 2.88% की तेजी के साथ, यानी 694 पॉइंट बढ़कर हरियाली में मुस्कुराता हुआ आज निफ्टी बैंक क्लोज हो गया। आइए अब बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो आपको मालूम है इसमें टोटल 12 शेयर हैं, बैलेंस थे साहब 6 हरियाली में 6 लालियाली में, और सबसे ज़्यादा तेजी, कमाल की तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली जो आज 12% से भी ज़्यादा तेज था। और सबसे ज़्यादा गिरावट आपको सरकारी बैंकों में देखने को मिली, PNB और SBI में, जो 2.32 और 1.04% गिरे हुए थे। अदरवाइज नंबर ऑफ लाल और नंबर ऑफ हरे जो शेयर्स थे वो बराबर थे, 6 में हरियाली 6 में लालियाली थी। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। साहब इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, आपको नजर आएगा आज और पिछली 6 कैंडलें देख लीजिए, 5-6 कैंडलें, वहाँ पे लगातार कंसोलिडेशन है। पीछे आप देखेंगे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे निफ्टी बैंक के 200 EMA से, और आज हमारा जो कैंडल है वो निफ्टी बैंक के 200 EMA से ऊपर डिसिसिवली क्लोज हुआ है। और इवन अगर आप देखेंगे लोकेशन कैंडल की अपर बैंड के नज़दीक पहुंची है,
कैंडल अच्छी खासी हरी है, ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक लंबी है। ऊपर की विक छोटी और नीचे की विक लंबी होने का मतलब है बेयर्स ने जितनी तेजी दिखाई बुल्स ने आज बिल्कुल उनको हल्का करके खाली करके बेच दिया। सुपर ट्रेंड की देखेंगे ग्रीन लाइन बनी हुई है, तो जिसके चलते अभी भी बाय सिग्नल सुपर ट्रेंड दे रहा है। और अपनी जो कैंडल है इस वक्त 50 डेज ईएमए और 200 डेज ईएमए से ऊपर है, तो ओवरऑल कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर रही है। और यही प्रदर्शन अगर आप नीचे देखेंगे एमएससीडी और आरएसआई चार्ट में भी आपको नजर आएगा। एमएससीडी चार्ट पे अगर आज देखेंगे तो आज बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है, जिसके चलते हरा हिस्टोग्राम बना है, यानी बुलिश क्रॉसओवर का जो गैप होता है एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का वो बड़ा है, और इसलिए जो आज का हिस्टोग्राम है वो हरा है। अगर आप नीचे देखेंगे आरएसआई को तो उसमें भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और वो बढ़ के वापस 64 हो गया। तो अगर आप चार्ट की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो वो खुल के एक ही बात कह रहा है कि निफ्टी बैंक मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, जिसका असर आने वाली क्लोजिंग पर पड़ सकता है। बाकी साहब शेयर बाजार है, पोजीशनों का खेल है, ऑपरेटर कहीं भी किसी को किसी वक्त भी फंसा सकता है, लेकिन ओवरऑल कैंडल इस वक्त तेजी के तरफ रुख या इशारा कर रही है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान की और आपकी जान की, और वो है हमारा निफ्टी 50। तो साहब निफ्टी 50 का चित्र भी लगभग निफ्टी बैंक जैसा ही है। कल आपको पता है हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ था 11,767 पर, 11,767 पर। आज एक गैप अप ओपनिंग लेता है 11,800 से ऊपर की, 11,807, 11,807 पर खुलता है। खुलते ही धड़ाम से गिरता है और कल की क्लोजिंग के नीचे चला जाता है, 11,723 का बॉटम बनाता है, 11,723 का बॉटम बनाने के बाद जो चढ़ना शुरू होता है तो साहब चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है, और सेशन के अंत में जाकर एक बड़ा पीक बनाता है लगभग 11,900 का, टू बी प्रिसाइज 11,899, 11,899 का पीक बनाकर हल्का सा गिरता है 11,889 पर, 11,889 के ऊपर। तो यानी ओवरऑल जो आज का इंक्रीज दिखाता है वो 1.03% का, यानी 121 पॉइंट, 121 पॉइंट बढ़कर आपको मुस्कुराता हुआ टाटा बाय बाय करके जाता है आपका निफ्टी 50। टॉप की और बॉटम के शेयरों की बात करें तो आज 3% से तेजी वाले शेयर बहुत थे। मैं गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेयर थे जिनमें 3% ज्यादा की तेजी थी। सबसे ज्यादा करामती आज शेयर जो था कोटक महिंद्रा था, जिसमें 12% से ज्यादा की तेजी थी, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, नेस्ले, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस एंड सो ऑन। आज लार्सन भी आप देखेंगे टॉप के 3% से शेयरों के अंदर था। अब गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो कोई भी शेयर ऐसा नहीं था जिसने 3% से ज्यादा तेजी दिखाई हुई। आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में नंबर आगे था तो वो टेक शेयरों का था। सबसे ज्यादा गिरावट टीसीएस में देखने को मिली, फिर ओएनजीसी में, इन्फोसिस, विप्रो और एचडीएफसी में। तो ये हाल था हमारे 3% से ज्यादा तेज शेयरों का और ज्यादा गिरने वाले शेयरों का। गिरने वाले शेयरों को 3% से तेज नहीं बोलूंगा क्योंकि एक भी शेयर 3% ज्यादा तेज नहीं गिरा था। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की। तो भाई आज की कैंडल पिछली कई कैंडलों के समान कंसोलिडेशन करती नजर आई है, उनके पैरेलल ही बन रही है। पर कल की कैंडल लाल थी, आज की कैंडल हरी है। ऊपर की विक ना के बराबर है, नीचे की विक लंबी है, बॉडी खासी लंबी है। मतलब बेयर्स ने जितना बाजार को गिराया, बुल्स ने उनका काम तमाम कर दिया और बाजार को ऊपर लेके चले गए, और जो आज का पीक बनाया लगभग उसके आसपास ही बाजार को बंद कर दिया। तो ओवरऑल अगर कैंडल की पोजीशन देखेंगे तो वो लोअर जो मिडल बोलिंजर बैंड है, अपर और मिडल, यानी है तो अपर हाफ के अंदर पर मिडल बोलिंजर बैंड को छूती हुई बनी है। अभी भी वो 50 डेज और 200 डेज ईएमए से खासी ऊपर है, और अगर हम सुपर ट्रेंड की बात करें वहां पर अभी भी बाय सिग्नल चल रहा है। अब बात करें एमएससीडी पे, तो एमएससीडी पे चार्ट में कमजोरी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि आज आपका बेयरिश क्रॉसओवर जो कल बना था उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। नीचे देखिए हिस्टोग्राम लाल बना है, परंतु आरएसए पे देखेंगे तो मजबूती है। आरएसए आज बढ़ के 58 हो गया। तो ओवरऑल निफ्टी 50 के अगर आप टेक्निकल चार्ट की बात करो तो मिले जुले से संकेत नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ऐसा लग रहा है निफ्टी 50 कंसोलिडेशन फेज में लगा हुआ है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आपके सामने आ गया भाई, थोड़ा सा आज डेटा में परिवर्तन है। अगर आप देखेंगे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है कॉल का, वो कल था 12,500 पे और सेकंड हाईएस्ट था 12,000 पर आज कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हो गया 12,000 पर और सेकंड हाईएस्ट हो गया 12,500 पर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों लेवल्स पर खासी कॉल
अनवाइंडिंग हुई है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है ऊपर का रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ा है और नए लेवल्स पे भी अच्छी आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट उभर के आ रहा है। जैसे 11,800 का लेवल हो गया, 11,900 का लेवल हो गया। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ भी बदलाव है। पुट का ओपन इंटरेस्ट कल हाईएस्ट था 10,500 पे, सेकंड हाईएस्ट था 11,000 पर। आज वो सेकंड हाईएस्ट हो गया है 11,500 पर और हाईएस्ट हो गया 11,000 पर। और देखेंगे आप 11,000 और 11,500 पर दोनों पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, जबकि 10,500 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, जिसके चलते सपोर्ट ऊपर की तरफ सरका है। यानी इस वक्त अगर दोनों डेटा को कंबाइन करें तो बाजार कहीं ना कहीं 11,500 और 12,000 के बीच सिमटने की कोशिश कर रहा है। कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए तो हो सकता है 12,000 के ऊपर भाग जाएगा, कोई बहुत बैड न्यूज आ जाए तो हो सकता है 11,500 के नीचे लुढ़क जाएगा। अदरवाइज इसके बीच की रेंज में ही वो कहीं सिमटने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 11,800 पर भी खासा पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप और नैरो बैंड लेना चाहें तो आपको क्लोजिंग कहीं 11,800 और 12,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो यहां भी बदलाव है। देखिए कल तक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन के हिसाब से मैक्सिमम पेन था 12,000 पर, जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, पर वहां पर आज टोटल ओपन इंटरेस्ट में खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली, जिसके चलते 12,000 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन हो गया और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन इस वक्त 11,800 भर कर आया है, जहां पे आप सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 55,94,000 का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने ऊपर भी बताया, इस वक्त बाजार 11,800 को बेस लेता हुआ वहीं पर करीब क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। भाई साहब एफआईज ने आज फिर बाजी पलट दी है। कल उन्होंने कुल मिलाकर 119 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज एक बड़ी खरीदारी करी 3,500 करोड़ से ज़्यादा की, 3,500 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी करके आज उन्होंने स्टॉक मार्केट को टाटा बाय बाय कही है। जबकि डीआईज अपनी वही पोजीशन बनाए बैठे हैं। कल भी उन्होंने नेट बिकवाली की थी लगभग 980 करोड़ की, टू बी प्रिसाइज 989 करोड़ की, और आज उन्होंने 1570 करोड़ की नेट बिकवाली की है। कल भी बिकवाली, आज भी बिकवाली, जबकि एफआईज ने कल बिकवाली आज खरीदारी करी है, जिसके चलते अगर आप टोटल करेंगे तो कल तो दोनों भाइयों ने मिलकर नेट बिकवाली की थी लगभग 1100 करोड़ की, 1100 करोड़ के आसपास, और आज दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो लगभग 2000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 1944 करोड़, 1944 करोड़ की नेट खरीदारी दोनों भाइयों ने मिलकर की है। आइए बेटा बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो आज का दिन काफ़ी कहना चाहिए एक्टिव रहा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने आज वेदांता को खरीदा था और आपको पता होगा आज उसकी लास्ट डेट थी। जिन्होंने भी आज वेदांता को खरीदा उनको 9.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कल जो खरीदेंगे उनको नहीं मिलेगा, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। और हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेदांता को आज खरीदा मैंने, तो जिसके चलते उसमें भी मुझे डिविडेंड मिल जाएगा क्योंकि आज लास्ट डेट था। इसके अलावा मैंने 4 स्विंग ट्रेड और किए थे। मेरा मोटिव साफ है कि भाई इस वक्त जो है हमें मौके देख के अच्छे शेयरों को बॉटम के रेटों पे पकड़ना है। और बात करें अगर हम किसकी, आपके ऑप्शन ट्रेड की, तो भाई मैंने आज 4 ऑप्शन ट्रेड किए। आपको जान के हर्षोल्लास होगा। मैंने 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट बुकिंग करी जिसमें अच्छा मुनाफा कमा लिया। एक इन्फोसिस का आपको पता है मेरी कॉल आउट ऑफ मनी हो गई, इन द मनी हो गई थी, जिसको मैंने आज स्क्वायर ऑफ कर लिया अच्छे रेटों पर। शेयर मेरे पास पड़े हैं, अब मैं आराम से कल परसों में 2-4 दिनों में कुछ शेयर बेच दूंगा या कोई कॉल बेच दूंगा, जिसके चलते जो मैंने इन्फोसिस को स्क्वायर ऑफ किया है जिसमें मुझे लगभग 28 रुपये पर शेयर का नुकसान हुआ है, पर सारे शेयर मेरे पास पड़े हैं। अगर तो मैं डिलीवरी छोड़ देता हूँ तो लगभग मुझे 300 से 400 रुपये पर शेयर का फ़ायदा होगा। और अगर मैं इसकी कॉल बेचता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसको लेके बुलिश हूँ थोड़ा सा, अगर कॉल बेचता हूँ तो 28 रुपये जो मेरे को इस वक्त नुकसान नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा प्रीमियम आ जाएगा और स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते अच्छा खासा लाभ मुझे नेक्स्ट मंथ को देखने को मिल सकता है। तो बेटा ऑप्शन ट्रेड में यही मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर आप किसी महीने फंस जाओ उसको स्क्वायर ऑफ करके रोल ओवर कर दो, कुछ शेयर बेच दो, कुछ खरीद लो। इस तरह की मिले जुली स्ट्रैटेजी बनाकर, कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती। शेयरों के भाव को देखते हुए, आपकी फीलिंग को देखते हुए, सारी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप डिसीजन लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना पैसा ना लगाएं, मैं लगाता हूँ, सारा रिस्क लेता हूँ और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। यानी आप एक पिक्चर की तरह सारे सिस्टम को देखकर बिना पैसा लगाए, बिना कोई रिस्क करे, आप एक स्टूडेंट
बने हुए सारा की सारी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आप खुद ट्रेड करें। भाई स्कूल कॉलेजेस में भी तो आप यही करते हैं, कई सालों की पढ़ाई के बाद ही तो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो शेयर का काम तो बड़ा रिस्की होता है, इसकी भी आप कुछ साल नहीं तो कुछ महीने की पहले आप ऑब्जर्वेशन करें, नॉलेज एक्वायर करें। जब आप परफेक्ट हो जाएं, तब जब इंडिपेंडेंट हो जाए, आपकी नॉलेज आ जाए, एक तरीके से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर आप इंडिपेंडेंटली अपने ट्रेड खुद करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए, आपको सारे स्टूडेंट एजुकेशन प्लान मिल जाएंगे। मैं क्लियर कर दूँ, मैं कोई टिप विप नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, जो भी ट्रेड करता हूँ उसके साथ पूरा का पूरा सिनॉप्सिस लेके भेजता हूँ। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप इन लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस को देखें, जब आप सीख जाएँ तब ट्रेड करें। और यही सारी नॉलेज अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7011323077, आप इस पर कॉल कर व्हाट्सएप कर मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट भी बन सकते हैं। और हाँ, अगर शेयर मार्केट में काम करना हो तो एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किताबें पढ़ना चाहें, कुछ नॉलेज एक्वायर करना चाहें, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में सदा आगे और आगे और आगे बढ़ें और तरक्की करें।